हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है तैयारी? आई होप आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान लग रही है। ठीक है, चलो आज एक टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक सॉल्युबिलिटी वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है, बट एस ब्लॉक पे भी पढ़ सकते हैं बिकॉज इसका एप्लीकेशन एस ब्लॉक में बहुत आएगा। और आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ठीक है, पिछले 25-30 साल में, उसमें काफी सारे एप्लीकेशन है। तो एक बार जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसके बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के उनको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी इसी वीडियो सीरीज में ले आऊंगा, सो डोंट वरी। बट पहले अगर टॉपिक क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चंस अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है फजान रूल। कुछ लोग इसको फयान्स रूल भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, नोट्स तो बना ही लेना। ठीक है, फजान्स रूल। ये रूल बेसिकली कोवेलेंट नेचर बताता है किसी भी कंपाउंड में, और कोवेलेंट नेचर पता करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह हम लोग खुद ही निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं कि कोई कंपाउंड जितना ज्यादा आयनिक है वो उतना ही ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, मतलब इनफैक्ट एक सेइंग है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो वाटर होता है पोलर। तो वाटर में जो आयनिक चीजें और पोलर चीजें हैं वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। तो आयनिक चीजें डिसॉल्व हो जाती है बड़े आसानी से वाटर में। ठीक है, तो अगर मुझे ये दिखा कि यार कोई कंपाउंड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, तो वो पानी में कम डिसॉल्व होगा, और किसी में आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे NaCl पानी में काफी डिसॉल्व होता है, AgCl पानी में उतना डिसॉल्व नहीं होता है। या फिर अगर मैं बोलूं LiCl, NaCl एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, KCl, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड, इन सबको ऑर्डर में अरेंज करो कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज। ठीक है, तो फजान रूल पहले समझ लेते हैं। फजान रूल सॉल्युबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं बोलता है, वो सिंपल ये बोलता है कि मैं आपको कंपाउंड को देख के ये बता सकता हूँ कि उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है या कम है, कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट नेचर। और फिर कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। मोर द कोवेलेंट नेचर, लेसर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये आप याद रख लो। मोर द आयनिक नेचर, मोर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो फजान रूल आपको बस इतना बता देगा कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है कौन कम कोवेलेंट है। ठीक है, चलो, तो मैं उसके लिए एक चीज शुरू करता हूं। तो फजान रूल में ना दो वेरिएबल्स आएंगे। देखो जी, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जनरली एनायंस का साइज बड़ा होता है, ठीक है, कैटायंस के साइज से, बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस बढ़ेंगी तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम से ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्लाउड फॉर्म में होते हैं, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट पे डालूंगा, सो डोंट वरी। तो फिलहाल आप एक चीज देखो, 100% आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकली हर आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर होता है, बट मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं जो आपने 9th 10th 11th में सीखा था कि अगर कोई एक एटम हो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दे, और कोई दूसरा एटम हो जो उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ले ले। जैसे आपने NaCl का एग्जांपल सुना होगा, और आपने 9th 10th में यह भी सुना कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबिलिटी मिलती है, सब कहानी। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 से 8 हो गए, स्टेबल हो गया। तो ये सारी कहानियां जो आपने 9th 10th में सुनी थी, मैं उसी के बेस पर भी बात कर रहा हूँ, और उसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो किसी एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयन बन गए जी, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था A+, और बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो B-। और B- थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज में मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जनरली जो आयन्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा वास्ट होता है। बट आप ध्यान से देखो एक सिंपल चीज, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो स्टेबल हो रहा था, जो भी कहानी आपने सुनी है, ठीक है, ओके। मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा। कॉमन सेंस ये बोलती है कि जब आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ए के ऊपर, और यहां पे खूब सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो यार ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा ही। और अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप अट्रैक्ट करोगे तो वो जो परफेक्ट स्फेरिकल शेप में दिख रहा है ना,
वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैक्यूम क्लीनर वाला। यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्मोक बॉल है, स्मोक है ये, ठीक है, क्लाउड पकड़ लो आप, स्मोक बॉल। अगर आपने वैक्यूम क्लीनर को चला दिया तो वैक्यूम क्लीनर धीरे धीरे इस स्मोक क्लाउड को खींचेगा, तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा दिख सकता है कि ये जो अपना स्मोक क्लाउड है ना, ये डिस्टॉर्ट हो गया। ये बात समझ में आती है? डिस्टॉर्ट हो गया मतलब जो स्फेरिकल चीज होने वाली थी ना, वो ऐसे ओवल शेप की होगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। ये जो अपना बी है ना, बी माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा एक ही तरफ चला जाएगा, बट वो स्फेरिकल नहीं रहा और वो डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज डिस्टॉर्शन। तो यार ये सिंपल चीज है कि हर कैटायन में ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचे। अच्छा, कोई ज्यादा खींचेगा, कोई कम खींचेगा, इतना तो मैं समझता हूं, बट खींचेगा तो सही ना। तो अगर खींचेगा तो डिस्टॉर्शन होगी, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी या कम होगी बाद में देखेंगे, बट डिस्टॉर्शन तो होगी, ये बात तो गारंटीड है। अब अगर डिस्टॉर्शन हुई तो जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बी माइनस के पास थे वो कुछ कुछ यहां पे भी आने लग गए। तो जब, ध्यान दो, जब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, भाई इक्वल शेयरिंग। और जब एग्जैक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैं उसको बोलता हूं कंप्लीट ट्रांसफर और आयनिक। अब यहां पे क्या हुआ, दोनों चीजें होंगी। पहले कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, मान लो ये 2 स्टेप में हो रहा है, ये एक्चुअली 2 स्टेप में नहीं होता, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो 2 स्टेप में हो रहा है। पहले ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, ठीक है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस से धीरे धीरे खींच लिए। तो ये वही बात हो गई कि मैंने आपको पहले 100 रुपए दिए, फिर 20 रुपए आपसे ले लिए, तो इफेक्टिवली तो मैंने आपको 80 रुपए दिए ना। अगर मैं आपको कंप्लीटली सारे पैसे दे देता तो होता आयनिक, अगर हम शेयरिंग करते तो होता कोवेलेंट। यहां पे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर भी नहीं हुआ, कंप्लीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, तो मतलब ना तो ये 100% आयनिक रहा, ना ये 100% कोवेलेंट रहा। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो पहले दिए गए, जैसा 9th-10th में हमने सुने थे, पहले इलेक्ट्रॉन दिए गए और फिर थोड़े इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यार, नेगेटिव को तो खींचेगा। तो जो थोड़े इलेक्ट्रॉन लिए गए ना, वो बीच में आ गए, तो उनकी वजह से कोवेलेंट नेचर आया। तो आप एक चीज समझ लो, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो ये फैक्टर आप लिख लो, मोर द डिस्टॉर्शन मोर द कोवेलेंट नेचर। अब जितने फैक्टर्स की वजह से डिस्टॉर्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो ये फजान रूल है, बहुत सिंपल सा। फैक्टर्स की डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे, डोंट वरी। फजान रूल क्या बोलता है, एक कैटायन, जैसे कहावत है ना, कहावत क्या, अपने शाहरुख खान, उनकी एक मूवी था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते, ठीक है। तो इससे रिलेट करो थोड़ा, एक कैटायन और एक एनायन कभी साथ में बिना डिस्टॉर्शन के नहीं रह सकते। ये बात याद रख लो, एक कैटायन और एक एनायन जब साथ में है तो हमेशा डिस्टॉर्शन होगी, कम होगी ज्यादा होगी बाद में देखेंगे, बट होगी, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उसमें ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, जिसमें कम डिस्टॉर्शन होगी उसमें कम कोवेलेंट नेचर होगा। अब आप एक चीज सुनो ध्यान से, 9th और 10th में, 11th में हम लोग ये बोल देते थे कि या तो कोई चीज आयनिक है या तो कोवेलेंट है। अब मैं ना थोड़ा मीडियम पाथ पे चलूंगा। एक चीज आयनिक होने के साथ साथ थोड़ी सी कोवेलेंट भी हो सकती है, एक चीज कोवेलेंट के होने के साथ साथ थोड़ी सी आयनिक भी हो सकती है। तो कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दोनों नेचर जनरली शो कर सकता है, ठीक है। और ये आयनिक के लिए तो हमेशा वैलिड है। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें कोवेलेंट नेचर ना हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं जिसमें कोवेलेंट नेचर ना हो। उल्टा वैलिड है, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जरूर है जिनमें आयनिक नेचर नहीं होता, तो उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फंडा बहुत सिंपल है जी, अगर एक कैटायन और एक एनायन साथ में आए तो कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से खींचेगा ही खींचेगा, थोड़ा खींचेगा ज्यादा खींचेगा वो देखेंगे, और अगर जितना खींचेगा उतना डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन होने की वजह से कोवेलेंट नेचर आएगा।
तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप लिख लो, एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज अ कोवेलेंट नेचर इन इट। ये बात समझ में आती है? ठीक है, एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज अ कोवेलेंट नेचर इन इट। ठीक, तो अब हम ये फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं बहुत ही क्विकली आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। देखो यार, एक सिंपल चीज है, कैटायन जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और एनायन जितना इजीली खिंच जाएगा उतना ही अच्छा पोलराइजेशन होगा। तो मैं हिंदी के दो टर्म्स यूज कर रहा हूं, खींचना और खिंच जाना। बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, खींचना और खिंच जाना। तो कैटायन का काम क्या है? खींचना। एनायन का काम क्या है? खिंच जाना। अगर दोनों लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, डोंट वरी। पहले जल्दी से लिख लो अपनी लैंग्वेज में, सो दैट मैं स्क्रीन को डिलीट करके आगे बढ़ूं। ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, चलो। अब कैटायन का काम क्या है? खींचना। ठीक है, पुल करना। तो कैटायन को पुल करने में क्या क्या चीज हेल्प करेगी? अगर चार्ज ज्यादा हुआ, मोर चार्ज, तो वो ज्यादा खींचेगा। अगर उसका साइज छोटा हुआ तो वो ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चार्ज डेंसिटी में भी मैंने एक बार वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल लिया था कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज है बट वो छोटे साइज के कैटायन के ऊपर है तो उसकी पुलिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा पुल करता है। तो कैटायन में पुल करने के ये दो मेन रीजन है। एक तीसरा रीजन जिसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, उसका नाम है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो कैटायन की पावर को बढ़ाने के ये तीन तरीके हैं, और इसका भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन में कितनी ताकत है खींचने की। और एनायन के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोलराइजेबिलिटी, खींच जाने की ताकत। ठीक है, कौन कितनी आसानी से उसके क्लाउड को खींच सकता है? तो नंबर 1, उसके साइज का उल्टा इफेक्ट है। अगर उसका साइज बड़ा होगा, अगर उसके क्लाउड का साइज बड़ा होगा तो कोई भी उसको आसानी से खींच सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर है। तो जब उसके इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं तो उन दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी और खींच सकता है ना। तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी, खिंच जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जब उसका साइज बड़ा होता है। तो नंबर 2, चार्ज। अगर उसका चार्ज बड़ा है ना तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब देखो जी, एक एनायन है जिसपे -2 चार्ज है और एक एनायन है जिसपे -1 चार्ज है। तो भाई जिसपे -2 चार्ज है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा बड़ा होगा, और अगर वो ज्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली कोई भी उसको खींच सकता है। ठीक है, तो आप अभी के लिए समझ लो, दो फैक्टर्स हैं, एक है कैटायन वाले, एक है एनायन वाले। कैटायन कितना जोर से खींचता है उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। एनायन कितना इजीली खींच जाता है उतना इजीली कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। ठीक है, कैटायन के कौन से फैक्टर्स हैं? हाई चार्ज, स्मॉल साइज, एंड नंबर 3 स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। एनायन के दो ही फैक्टर्स हैं, साइज अगर बड़ा हुआ तो इजीली खींच जाएगा। ठीक है, चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो कोई भी कैटायन इसको ज्यादा खींचेगा। ठीक है, ये फैक्टर्स अभी के लिए आप लिख लो। अभी मैं फजान रूल के ऊपर और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी। बच्चों मैंने काफी सारे कमेंट्स बच्चों के पढ़े, तो बच्चे वही बोलते हैं सर कि बिट साइज्ड वीडियोस आर मोर इफेक्टिव, छोटे वीडियोस। तो एक ही वीडियो 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो अब मैं फजान रूल को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले यहां तक जरूर पढ़ लेना। फजान रूल क्या बोलता है? हर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर है,
वो नेचर कितना है ये इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि डिस्टॉर्शन कितनी है, ठीक है। डिस्टॉर्शन से डिसाइड होगा कि कोवेलेंट नेचर कितना आएगा, मोर द डिस्टॉर्शन मोर द कोवेलेंट नेचर। एंड डिस्टॉर्शन को कौन सी चीजें ड्राइव करती है, कैटायन की 3 चीजें, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और मैं पास्ट ईयर के बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और एनायन की कौन सी चीज है, बड़ा साइज और ज्यादा चार्ज, ठीक है। आई होप आपको फजान रूल का बेसिक समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। चलो बाय बाय।